Exercise 6.11, question number 1, a sum of rupees 10,400 is paid off in 40 installment such that each installment is rupees 10 more than the preceding installment. Calculate the value of the first installment. तो अभी ये जो अब क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि टोटल सम जो है ना वो 10,400, यानी कि इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म जो है वो दिया हुआ है 10,400 और ईच इंस्टॉलमेंट इंक्रीज जो है वो डी हो जाएगा 10 रुपीज़ है। टोटल इंस्टॉलमेंट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 है, 40 है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि ए हमने फाइंड करना। अब तो सीधी सी बात है कि ये कौन सी बन गई अरिथमेटिक और उसकी सीरीज बना लेगी एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो कि एस एन यानी कि सम ऑफ टोटल जो है वो 10,400 है एन 40 बाई टू टू ए प्लस एन जो है वो 40 माइनस वन इंटू 10 क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 220 हो जाएगा। तो 10,400 इज इक्वल टू 20 इंटू टू ए प्लस है 39 40 माइनस वन डी 10 हो जाएगा। अब ये 10,400 जो ये जो 20 बचा है ना इस साइड से इसको 20 इधर भी कर दिया और इधर यानी कि डिवाइड कर दिया 10,400 ओवर 2 हो गया। इधर बाई गया 2 प्लस 39 इंटू 10। अब इसको भी 0 से 0 काट दिया, 2 को इससे काटा तो 520 बन जाएगा। तो 2a प्लस 39 को 10 से मल्टीप्लाई को 390 बन गया इज इक्वल टू 520। अब 390 को दूसरी साइड पे माइनस कर देना है तो 2 इज इक्वल टू 520 माइनस 390 130। अब 2 पे डिवाइड कर दिया तो 130 बाई 2 65। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो वो 65 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000 एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर्स। यानी कि उसका इन्वेस्ट कितनी है 1,50,000 की और इंटरेस्ट रेट 6% है, 8 ईयर्स टोटल है। फाइंड द टोटल अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 8 ईयर। तो 8 ईयर के बाद वो कितनी अमाउंट हासिल करेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। अब वो गिवन जो इन्वेस्टमेंट की 1,50,000 है और रेट जो है वो 6% यानी कि 0.06 है। तो अमाउंट आफ्टर 8 ईयर वो हमने मालूम करनी है यानी कि 8 ईयर के बाद और टोटल टाइम जो है 8 ईयर्स है। तो ये हमारे इसमें फार्मूला इम्पोर्टेंट है, बार बार हमने यूज़ करना है कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ये आर भी परसेंट में है यानी कि 1 प्लस आर जो भी है यानी कि 3 है तो 3 पे 100 हो जाएगा तो टी। अब अमाउंट हमने आफ्टर 8 ईयर फाइंड करनी है। पी जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि ओरिजिनल जो अमाउंट है वो 1,50,000 आर जो है 6% यानी कि 0.06। मैंने कहा ना यहाँ पर आर परसेंट इसका मतलब 0.06 और टाइम कितना 8 ईयर्स है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 0.06 1.06 पावर 8 कैलकुलेटर यूज करना 1.06 की पावर 8 जो आ जाएगा 1.59385। अब इस 1.95385 को हम 1,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आफ्टर 8 ईयर जो हमारी आएगी वो 2,39,077.5 होती है। ये भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ a town is 40,84,101 at present and 5 years ago it was 32 lakh. Find its rate of increase if it increase geometrically। यानी कि ये पहले सवाल की तरह ही है कि मौजूदा पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 40 लाख है 84,101 और 5 years ago कितनी थी 32 लाख। ये हमने प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो है वो 40 लाख और 5 years ago जो थी 32 लाख थी। टाइम उसने 5 ईयर यानी कि 5 ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन जो है ना 40 लाख बनी है। तो वो कहता है कि किस रेट से यानी कि आर हमने फाइंड करना है। तो वही जैसे पहले फार्मूला था ना पी नॉट यानी कि आफ्टर 8 ईयर जो या आफ्टर 5 ईयर जो भी इन्वेस्टमेंट इस तरह ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर परसेंट की पावर एन। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ले रहे थे, पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन अब है और ये पॉपुलेशन जो 5 ईयर पहले थी 1 प्लस आर की पावर 5 क्योंकि 5 ईयर उसने कहा है। तो इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया 32 पे तो इसका आंसर ही आवल आएगा यानी कि 40,84,101 को 32 लाख पे डिवाइड किया तो 1.27। अब 1 प्लस आर की पावर जो है वो 5 है तो इधर जो है 1 प्लस आर ये 5 1/5 हो जाएगा। इसकी जब हम पावर 1/5 लेंगे कैलकुलेटर यूज करना है तो वो आ जाएगा 1.05।
तो 1 प्लस आर जो है 1.05 के इक्वल है, तो आर भी इसकी इक्वल हो जाएगा 1.05 माइनस 1, यानी कि ये 1 जो है दूसरी तरफ जाके माइनस है, तो 0.05 या 5%, यानी कि 0.05 उसकी रेशियो या 5%, तो चूंकि वो रेट हमेशा परसेंट में पूछता है इसलिए वो 5% से इंक्रीज हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिटर्न द टोटल वर्थ ऑफ ईयरली रुपीज 5,000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंड एनुअली, यानी कि हर साल उसने 5,000 रुपये लगाए तो 20 सालों के बाद उसको कितना प्रॉफिट या मिलेगा। इसमें चूंकि उसने ईयरली इन्वेस्टेड का है ना 5,000, तो वो A1 मैंने ले लिया, लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं कि इसमें ना आंसर और आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है ये बुक में, और हमने कुछ और निकाले। बहरहाल ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन देख लेना बाद में कौन सा ठीक होता है। हमारे ख्याल में ये बुक का आंसर रॉन्ग है। तो ईयरली इन्वेस्टेड जो है वो A1 जो यानी कि पहली टर्म जो वो 5,000 है, और कॉमन रेशियो 1.05, क्योंकि वो कहता है कि ईयरली इन्वेस्टमेंट, तो आपके रेशियो के अपने 5% की है इंटरेस्ट रेट, तो ईयरली का मतलब 1.05, यानी कि हर जो साल ये जो है इजाफा है देना वो 1.05 होगा, सिर्फ 5% नहीं होगा, यानी कि उसका मतलब 1.05 हर साल। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है टोटल टाइम वो 20 है, तो हमने 20 का मतलब ये जो उनके कॉमन रेशो जो है वो 1.05 आ रही है, A1 5,000 है, तो अब हम ये आफ्टर यानी कि 20 ईयर वो SN वाला फार्मूला लगा लेते हैं, यानी कि SN इज इक्वल टू A R के पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1, चूँकि R कॉमन रेशियो हमने 1.05 ग्रेटर देन वाली है इसलिए R माइनस 1 या R की पावर n माइनस। अब एक भी 5,000 R जो है वो 1.05 की पावर 20 माइनस 1 ओवर 1.05 माइनस 1। अब 1.05 में से 0.05 1.05 की पावर 20 2.653 आएगा माइनस 1। अब 2.653 में से 1 गए तो 1.653 1.653 के ऊपर 0.05 को डिवाइड किया तो 33.066। अब 5,000 के इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आफ्टर 20 ईयर जब 1,65,330 आंसर आता है। बुक में आंसर दिया है 1,73,596। Question number 5. A water tank has leakage. Each week, the tank loses 5 gallons of water due to the leakage. Initially, the tank is full with and contain 2,000 गैलन, यानी कि उसमें टोटल जो गैलन है वो 2,000 है, और हर वीक उसको 5 गैलन जो है वो लीक हो जाते हैं। तो अब पहला है कि हाउ मेनी गैलन्स आर इन द टैंक 20 वीक्स लेटर, यानी कि 20 जो वीक्स के बाद उसमें कितना पानी रह जाएगा। दूसरा, हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज हाफ फुल, यानी कि कितने हफ्ते बाद वो आधा रह जाएगा। हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज एम्प्टी। अब इसमें दिया हुआ है हमें टोटल गैलन जो है वो 2,000 है, रेट ऑफ लीकेज जो 5 गैलन पर वीक है, यानी कि लीकेज। तो पहले उसने कहा ना कि 20 वीक्स के बाद। अब ये यूनिट मेथड मैंने लगाया बिल्कुल, यानी कि जो शुरू वाली क्लासों में यूनिट मेथड ये है कि 5 गैलन पर वीक है, तो 20 वीक्स में वो 25 या 100 गैलन लीक हो जाएगा, तो बाकी कितना बच जाएगा 2,000, उसमें से 100 माइनस करो तो 1,900 गैलन, यानी कि 1,900 गैलन जो है ये बाकी बच जाएगा आफ्टर 20 वीक। बुक में उसने 900 लिखा हुआ है, तो 1 उसको लिखना याद नहीं रहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई एक वीक में 5 गैलन है तो 20 में 100 हो जाएंगे, और 2,000 में से 100 माइनस करे तो 90। अब वो कहता है कि हाफ टैंक नंबर ऑफ गैलन्स, यानी कि हाफ टैंक का मतलब है कि 2,000 उसमें टोटल है तो 1,000 हो जाएंगे, तो 5 गैलन वो लीक करते हैं 1 वीक में, तो 1 गैलन लीक करेगा 1/5, और 1,000 गैलन कब लीक करेगा 1/5 क्रॉस 1,000, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 200 वीक्स में वो ये अब ज़बानी सा सवाल है, यानी कि 200 वीक्स में वो आधा होता है, तो इसका मतलब 400 वीक्स में वो फुल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट देता है हाउ मेनी वीक्स टैंक इज एम्प्टी। तो अब जाहिर सी बात है कि 200 वीक्स भी लेता है वो हाफ टैंक जो है एम्प्टी हो जाता है, तो इसका मतलब डबल वीक्स 400 वीक्स बन जाएंगे जब वो फुल एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लिखो है लेकिन है बिल्कुल आसान। ए ड्रग कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड 7 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन टू डेट, यानी कि अभी तक जो उस कंपनी के पास 7 मिलियन डोजेज मौजूद है।
they promise additional production at rate of 1.4 million doses per month over the next year. अब पहला उसका है हाउ मेनी डोज ऑफ द वैक्सीन इन टोटल विल हैव बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर ईयर, यानी कि एक साल के बाद उसके पास कितनी डोजेज होंगी. अभी डोज जनरल टर्म ए एंड डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ डोजेज ऑफ द वैक्सीन प्रोसीड, describe the meaning of variable n in the context of this problem, find the general term an. और तीसरा find the value of a10 and interpret its meaning in words. तो अब प्रेजेंट डोजेज जो मौजूद है ना उसमें 7 मिलियन है और प्रोडक्शन रेट उसका 1.4 मिलियन पर मंथ, यानी एक महीने में 1.4 मिलियन. तो अब हमने फाइंड करना है कि एक ईयर 1 ईयर में कितनी डोज होगा. तो अब फर्स्ट डोज मंथ में वो 1.4 मिलियन, सेकंड में फिर 1.5 प्लस 1.4 2 आ गए, थर्ड में फिर 2.8 प्लस 1.4 3. तो इस तरह यानी कि ये अरिथमेटिक बन जाएगी. पहले ए 1.4 है, डी जो है वो 1.4 प्लस कर रहे हैं, तो एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ जो है वो 12 है. तो इस तरह ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 12 यानी कि साल में 12 मंथ में 1.4, ये एन माइनस 1 12 माइनस 1 11 डी फिर 1.4, 1.4 से मल्टीप्लाई करना है तो 15.4, 15.4 में 1.4 प्लस किया तो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर में 16.8 मिलियन डोजेज उन्होंने तैयार किए इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में या 12 मंथ में. लेकिन टोटल डोजेज उनके पास है कितनी, प्रेजेंट प्लस 12 मंथ. प्रेजेंट उनके पास 7 मिलियन थी और उन्होंने जो प्रोड्यूस किए वो 16.8 मिले. दोनों को प्लस करेंगे तो उनके पास जो प्रेजेंट डोजेज है वो 23.8 मिलियन है. सेकंड ये था वो जो ए एंड जनरल टर्म जो है ए एन डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड, यानी कि ए एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड. तो अब नंबर ऑफ वेरिएबल एन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि हम ये फिर लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 1.4 एन, यानी कि ये ए एन हमें हो जाएगा. लेकिन ए एन किसको डिस्क्राइब, टोटल नंबर ऑफ डोजेज. ए एन टोटल नंबर ऑफ डोजेज, एन का मतलब है नंबर ऑफ डोजेज प्रोड्यूस्ड इन मिलियन इन पर ईयर, यानी कि ये इसका क्योंकि 7 मिलियन तो उसके बाद पहले ही है ना, तो एन टर्म ए एन क्या बन जाएगी 7 प्लस 1.4 एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ डोजेज इन प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर पर मिलियन. तो ये 7, तो ये उसने पूछा था कि इसकी पहले ये बताओ कि उसकी जर्नल टर्म ये बनती है. अब जो है अब हमने उसका ये उसने कहा था तीसरे क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A10, यानी कि A10 और इसका मतलब क्या है, A10 यही फार्मूला लगाना है, यानी कि हमने जो बनाई है एन इक्वल 7 प्लस, तो A10 7 प्लस 1.4 इंटू 10, तो ये 14 आ जाएगा, 14 प्लस 7 21. तो A10 जो है 10 ईयर में उसकी टोटल नंबर ऑफ डोजेज कितनी होगी 21 मिलियन डोजेज हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7, एट ए टोल बूथ, यानी टोल बूथ यानी कि जहाँ से द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट इज 100. फर्स्ट मिनट में 100 ड्यू टू रोड कंजेशन ईच मिनट ओनली 80% ऑफ व्हीकल फ्रॉम द प्रीवियस मिनट मैनेज टू पास, यानी कि फिर वो रश ज़्यादा हो जाता है उस वजह से 80% कम गुजरती है. तो पहले प्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग ईच मिनट एज अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में हमें बताएंगे वो कैसे गुजरती है. दूसरा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग इन 15 मिनट. चौथा तीसरा ये है कि हाउ मेनी व्हीकल कैन पास इन इनफाइनाइट टाइम. अब ये नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग फर्स्ट मिनट में 100 है, डिक्रीजिंग रेट 80% है, यानी कि 81.8 है. तो इसका मतलब है कि आर जो है वो 0.8 है. तो अब A1 अगर 100 है तो A2 AR यानी कि 100 क्रॉस 0.8 80 हो जाएगा 80, ये फिर 80 क्रॉस 0.8 64. इस तरह सीक्वेंस हमारी क्या बन जाएगी 100 80 64. आगे इसको फिर 0.8 से करेंगे तो 51.2. तो ये सीक्वेंस बन गई. पहला ये सिर्फ इतना था कि उसकी सीक्वेंस बतानी है, तो ये सीक्वेंस. अब दूसरा ये था कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो है फर्स्ट पहले 15 मिनट में कितनी गुजरती हैं. तो यानी कि सम को उनका करना है. सम का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर. अब आर जो है वो 0.8 है, यानी कि 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगली टर्म आती जा रही. तो इस तरह ए जो है वो 100 है और 1 माइनस आर 0.8 की पावर 15, क्योंकि 15 मिनट्स में तो 1 माइनस आर की भी 0.8, 0.1 में से 0.8 गया तो 2 रह गया. 100 इंटू 1 माइनस 0.8 की पावर 15. तो ये इसको अगर हम 100 और 0.2 करें ना, 100 को 0.2 पे डिवाइड करें तो वाई 100 हमारा आंसर आएगा. ये 100 इसके ऊपर 0.2 है
तो ये एक जीरो लगा ले तो पॉइंट खत्म, तो 2 5 अप, तो ये 500 ये वाला आ गया। अब 1.8 पावर 15 है तो 0.035, अब 1 माइनस 0.035 0.965, 500 रुपये इसके मल्टीप्लाई करें तो 482.5 ये नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 15 मिनट्स गुजरेंगी। अब आगे तीसरा पार्ट जो है वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो कितनी पास करती है उसने ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट टाइम में। तो एस इन्फिनिटी हमारे पास है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, तो जब एस इन्फिनिटी होगा तो 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी, तो ये 101 माइनस जीरो बन गई। ये क्यों जीरो बना है, ये मैंने लिखा है कि आर जो है वो लेस देन 1 है। जब आर लेस देन 1 हो तो फिर आर की पावर इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो। आर लेस देन 1 का मतलब फर्क अगर 1/2 है, इसकी पावर इन्फिनिटी ले तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो 1 और इन्फिनिटी समथिंग जीरो आ जाएगा। यानी कि जब भी आर लेस देन 1 है तो आर की पावर एन या आर की पावर इन्फिनिटी जो है वो जीरो बन जाएगा। इस वजह से ये और नीचे 100 ओवर 0.2 को उसी तरफ फिर 500, तो मैक्सिमम जो व्हीकल पास करती है सकती है वो 500। क्वेश्चन नंबर 8 इज सम ऑफ ₹5,000 इज इन्वर्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, do these interest form AP? If yes, find interest at the end of 20 years। पहली बात तो ये कि इसको हमने देखना है कि ये AP बनती है कि नहीं बनती। तो सिंस 8% इंटरेस्ट रेट है, जिसका मतलब 1 ईयर पहले साल जो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर होगा वो 5,000 क्रॉस 8/100 क्रॉस 1 यानी कि पहले साल 400 हो जाएगा, दूसरे साल 500 क्रॉस 8/100 क्रॉस सेकेंड यानी कि दूसरे साल भी उतना ही इंटरेस्ट, तो वो डबल हो जाएगा, तीसरे साल फिर ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह ये 400 800 1200 तो सब में 400 प्लस हो रहा है, इसलिए ये एपी तो बन गई है। अब उसने कहा है कि अगर ये एपी बनती है तो फिर इसके एंड ऑफ 20 ईयर्स वो इसका इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो इसका इंटरेस्ट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन की बजाय 20 हम रख लेते कि वो 20 ईयर से ए 400 पहली जो ईयर है प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 19 और डी कॉमन डिफरेंस ये 400 हमने निकाल लिया। अब जो है ये 20 जो है ये 19 को 400 से मल्टीप्लाई 70 600 यानी कि 7,600 प्लस 400 प्लस किया तो 20 ईयर के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 8,000। क्वेश्चन नंबर 9 ये मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹20,000, depreciates at 6% per annum for the first 4 years and after that 8% per annum for the next 6 years. Depreciation being calculated on diminishing where you find the value of the machine after a period of 10 years. And the purchase price उसकी 20,000 मशीन की है, फर्स्ट 4 ईयर डिप्रेशन 6% है, तो पहले 4 साल जो है फर्स्ट 4 ईयर जो है उसकी जो कितनी डिप्रेशिएशन होगी पी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी, यानी कि डिप्रेशिएशन माइनस करना होता है, अगर वो उसका डिपॉजिट हो यानी कि इंटरेस्ट हो तो फिर हमने प्लस करना होता है। तो इस वजह से 20,000 1 माइनस 6% है, 6 ओवर 100 की पावर 4 ये 0.06 बन जाएगा 1 माइनस यानी कि 0.06 6 ओवर 100, तो 1 में से 0.06 निकाला तो 0.94 बन गई इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 ली तो ये कैलकुलेटर यूज करना है। 20,000 के इसको मल्टीप्लाई किया तो 15,614 इसकी डिप्रेशिएशन यानी कि 4 सालों के बाद उसकी कीमत बच गई। अभी जो है आफ्टर 6 ईयर उसका रेट चूंकि चेंज हो गया है यानी कि उसकी ये तो अब जो कीमत है उसको लिखा ना, और फिर जो है 1 माइनस आर, अब आर जो है वो 8% यानी कि अब पहले 4 साल जो है उसका रेट 6% कम हुआ, अगले 6 साल में 8%, इसलिए 1.08 बन जाए। ये 8% था इसलिए 0.08, इसकी पावर 6 है क्योंकि ये 6 ईयर्स के लिए। तो अब ये 50,614.9792 इसको माइनस किया तो 0.92 बच गया, 0.92 की पावर 6 कैलकुलेटर यूज किया ये आ गया, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो आफ्टर 10 ईयर जो उसकी प्राइस रह जाएगी वो 9,468.22 रुपीज़, ये यानी कि कम हो के उसकी ये कीमत पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस, द फर्स्ट goes with uniform speed of 20 km per hour. The second goes at a speed of 12 km per hour in the first hours and increase the speed by 1 km per hour each succeeding hour.
आफ्टर हाउ मेनी आवर विल द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ कार गोज नॉन स्टॉप। यानी कि पहली की स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 12 किलोमीटर पर आवर कम थी, लेकिन हर घंटे के बाद उसकी स्पीड जो है 1 किलोमीटर ज़्यादा हो रही और दोनों एक ही रूप में जा रही हैं, तो किस वक्त दूसरी जो है वो उसके ओवरटेक कर जाएगी। सिंस टू कार स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन एक ही प्लेस पे शुरू करते हैं। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार 12 किलोमीटर, लेकिन ये जो स्पीड ऑफ कार सेकंड है वो इंक्रीज कर रही 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर घंटे में उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। वैसे पहले में कितनी हो जाएगी, 12 है, तो पहले घंटे के बाद उसकी 13 हो जाएगी, 13 इस तरह बहरहाल। अब जो पहली कार है ना, पहले उसका हम डिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है v बराबर एस ओवर टी, यूनिट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो एस किससे हो गया, फी वी टी। तो सपोज ये जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं जब उसने यानी कि दूसरी के साथ मीट कर जाना या ओवरटेक करना है, तो एन आवर्स है सपोज। तो अब उसकी टोटल डिस्टेंस जब उसने दूसरी कार ने उसके साथ मीट करना है या ओवरटेक करना है, तो वो क्या होगा, चूंकि उसकी 20 किलोमीटर है और एन उसके हम घंटे ले लेते हैं, टाइम आवर्स ले लेते हैं, तो 20 क्रॉस एन, तो 20 एन किलोमीटर, यानी कि ये 20 क्रॉस एन, एन का मतलब आवर हैं, घंटे हैं, यानी कि उसको हमने इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई किया तो उसका डिस्टेंस आ गया, यानी कि जब उसने ओवरटेक करना है दूसरी कार। अब सेकंड कार की तरफ जाते हैं, तो उसमें फर्स्ट आवर में एन अगर 1 है तो उसका डिस्टेंस कवर जो होगा वो 12 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड आवर आएगा तो उसमें एक 1, क्योंकि उसकी स्पीड जो है इंक्रीज का 13, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो ये एस एन अगर इसका हम फाइन करें ना, 12 + 13 + 14, तो इस तरह एन टर्म्स आएंगी, हमें ये नहीं पता, लेकिन वो एन घंटे के बाद उसने उसके पास जाना है। तो अब ये जो है इसने जो डिस्टेंस कवर करना है और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा तो फिर वो ओवरटेक करेंगी या क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो 20 एन जो डिस्टेंस है इसके सम की डिस्टेंस के इक्वल आएगा, लेकिन एन टाइम एन आवर्स में। इसका भी एन आवर्स होंगे, यानी कि वो पता नहीं कितने और ये भी एन आवर, लेकिन इसका जब हमने लिया एस एन तो वो 20 एन था, लेकिन इसका जब पहले एस एन हमने फाइंड करना है तो n/2 × 2, क्योंकि 2a होता है ना 2a, तो n/2 2a, a की बजाय 12 लिखा प्लस n - 1 × d, d भी कैसे निकला है 13 - 12 1 निकाला है। तो अब फिर n/2 12 2 या 24, ये 1 से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं, n - 1 तो n/2 इंटू ये n + 23 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है n आवर में उसका ये है और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 20 n है, तो दोनों को इक्वल आना चाहिए, यानी कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो फिर वो यानी कि वो ओवरटेक करेंगी। तो इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का डिस्टेंस जो वो इक्वल हो जाएगा, 20 n = n/2 × n + 23। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 40 n हो गया, आगे n को इधर मल्टीप्लाई किया n² + 23 n। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है n² प्लस ये 23 n और ये 40 n, 40 n इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 23 - 40 17 n बच गया, इन दोनों में n कॉमन है, n × n - 17, तो n = 0 एंड n = 17 आवर। तो n = 0 का मतलब स्टार्टिंग टाइम, यानी कि पहले जब वो शुरू किया तो उस वक्त n यानी कि 0 था, उस वक्त तो थे ही नहीं घंटे। अब जिस वक्त उसने ओवरटेक करना है तो वो कितने घंटों के बाद 17 आवर, आफ्टर 17 आवर कार सेकंड विल ओवरटेक द कार फर्स्ट। Question number 11. 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. यानी कि 150 वर्कर है, उन्होंने नंबर ऑफ डेज n में उस काम को फिनिश करना। 5 वर्कर ड्रॉप द सेकंड डे, 5 more workers drop the third day, and so on. It takes 10 more days to finish the work. Now find the number of days in which the work was completed. टोटल वर्कर्स उसने कहा है ना 150 है और नंबर ऑफ डेज जो पहला है उन्होंने x डेज में सपोज कंप्लीट करना है, तो टोटल वर्क कंप्लीटेड कितने हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x मैन और डेज आ, यानी कि 150 वर्कर्स मैन हो जाएंगे और x डेज, तो फिर उनका काम कंप्लीट होता है। अब हमें नहीं पता कि वो x डेज कितने हैं, लेकिन अब दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है कि 5 वर्कर्स ड्रॉप कर रहे हैं हर दिन,
तो डे फर्स्ट में वर्कर कितने हो जाएंगे 150, और जो वर्कर 150 है डे वन है तो 150.1 150 मैन डेज ये भी आ जाएंगे। इस तरह सेकेंड डे में 145 यानी कि डे तो इन सेकेंड है ना, तो इसमें 145 मैन डेज बन जाएंगे। इसी तरह यानी कि ये कम होते होते यानी कि तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि वर्क जो है ये वर्क की सीक्वेंस कैसे बनेगी 150 फिर 145 140 यानी कि इस तरह एक डेज है ना, ये एक डेज में ये 150 बंदे वर्क करते हैं और वन डे में तो 150 वर्क मैन डेज आ जाएंगे, 145 मैन डेज आ जाएंगे 140, और इसी तरह आखिर पर जो है ना सपोज वो 1 बच जाते हैं तो 1 मैन और x प्लस 10 डेज, तो ये यानी कि मैन और डेज की सीक्वेंस बन जाएगी। तो अब इसको हम सम कर लेते हैं क्योंकि इसका जो टोटल वर्क है ना कंप्लीटेड वो 150 x मैन डेज में यानी कि 150 मैन और x डेज ये मिले तो उसका अब इनमें भी यानी कि ये मैन और डेज मिले तो ये सीक्वेंस बनती है। अब इसका टोटल हम फाइंड करते हैं तो वो कैसे, इसमें ये जो सीक्वेंस बनी है यानी कि सीरीज बन गई एक किस्म की 150 प्लस इसको अगर प्लस कर लें तो 150 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 1 प्लस x प्लस 10 और मैन और डेज। तो अब इसमें n जो है वो तो हमें नहीं पता n ही होगा बाई 2, लेकिन 2 ए फर्स्ट टर्म और n-1 डेज और d जो है वो 145 माइनस 150 तो -5 आ जाएगा। ये a 150 d -10 और n जो है वो x प्लस 10 के इक्वल है, यानी कि ये जो है ना ये nth टर्म है तो n जो है x प्लस 10 बन जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि पहले x लगने थे अब कितने हो गए x प्लस 10 डेज। तो अब ये हम n की बजाय ये एस एन टोटल वो तो पहले हमें पता है ना कि यानी कि 150x अगर वो इकट्ठे सारे 150 मजदूर काम करते रहते, अब ये जब इनको प्लस करेंगे तो x प्लस 10/2 इसका मतलब है कि ये भी हमें पता नहीं वो n डेज ही हैं वो हमने फाइंड करने हैं, तो उसका मतलब है कि ये x प्लस 10 n की जगह हम लिख लेंगे तो x प्लस 10/2 फिर ये 2 इंटू 150 और n-1 x प्लस 10 -1 -5। तो अब इसको x प्लस 10 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 300 बन गया, 150 को 2 से 300, ये x प्लस 10 -1 तो x प्लस 9 बचा, -5 से मल्टीप्लाई किया -5x और प्लस यानी कि ये जो रकम है ना ये असल में x प्लस 9 बची, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो अब x प्लस 10 और ये 345 माइनस 255 और फिर -5x, इन दोनों में 5 कॉमन मैंने ले लिया 300x x प्लस 10 और ये 51 बच जाएगा 5 कॉमन यहाँ पर -1। अब ये जो 5 है इसको इधर डिवाइड किया है तो 300 को जब 5 पे डिवाइड करें तो 60 बन जाता है, तो इस तरह ये 60x ये x प्लस 10 51 -x इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x 51x हो गया, फिर इस x को इससे किया तो -x स्क्वायर हो गया, फिर 10 को तो 10 को x से तो -10x 10 को 51 से तो प्लस 510। अब ये हमने क्वाड्रेटिक बनानी कैसे -x स्क्वायर को इधर लेके प्लस x स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस 60x 51 -10 प्लस 41 दूसरी साइड पे आ गया -50 41 हो गया प्लस 510 -510। अब इसी तरह ये x स्क्वायर प्लस 60 में से 40 बन जाए तो 19x -510। अब 510 पे हमने ऐसा टेबल लेना है कि उसको माइनस करें तो 19 बन जाए तो वो 34 और 15 को हम माइनस करें ना और मल्टीप्लाई करें, माइनस करें तो 19 मल्टीप्लाई करें तो 500 या क्वाड्रेटिक लगा लेना फिर भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x कॉमन x प्लस 35 माइनस 15 कॉमन x प्लस 35 या x माइनस तो x इक्वल टू -35 और x इक्वल टू 15। तो डेज तो माइनस होते नहीं है इसलिए नॉट वैलिड है, तो सिर्फ ओनली x इक्वल टू 15 वैलिड डेज है। लेकिन वो कहता है कि अब x की वैल्यू तो हमारे पास 15 है लेकिन उसने 10 डेज मोर कहा है, तो इसका मतलब जो टोटल डेज है वो x प्लस 10 इसका मतलब 15 ये वाला जो निकला है असल, और 10 डेज उन्होंने मोर नहीं क्योंकि वर्कर कम होते गए इसलिए टोटल डेज जो है वो 25 डेज का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट हैज ए half life of 5 years if the radioactive level is 64 microcalories after 20 years determine the original level of radioactivity। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमें दिया हुआ है
कि रेडियो एक्टिव डीके का फार्मूला हमारे पास है ए इंटू इक्वल टू ए नॉट 1/2 टी ओवर टी, स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। अब ए जो है ना यानी कि वो 68 उसने बता दिया पहले कि वो उसकी कि माइक्रो की रेडियो एक्टिविटी लेवल जो है 68 उसने बता दिया है। आप तो अब आप लाइफ भी उसने दे दिया 5 ईयर और टोटल टाइम भी है 20। तो हमने बताना है कि उसका ओरिजिनल कितना था, यानी कि ये तो 20 ईयर्स के बाद उसका यानी कि माइक्रो लेवल जो है वो 68 माइक्रो क्यूरीज आया है। तो हमने फार्मूला लगाना एज इक्वल टू ए नॉट 1+1/2 टी ओवर टी। ये टी टोटल टाइम है, ये टी जो हाफ लाइफ है। तो ये 20 आ जाएगा, नीचे 5। तो ये ए नॉट हमने ओरिजिनल उसका फाइंड करना है। तो 68 ये 1/2 की पावर 4 16 हो गया, 16 को इधर मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आएगा 1088। इसका और एक आसान सा मेथड ये है कि उसकी चूंकि हाफ लाइफ उसने दी हुई है 5 ईयर्स, तो उसकी टोटल टाइम जो है वो है 20 ईयर्स। तो हमने इसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, 20/5, तो वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको अगर हम 2 की पावर 4 करें ना तो वो 16 को अब मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी इस तरह भी आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है an object moving in a line is given an initial velocity of 4.5 meter per second at a constant acceleration of 2.5 meter per second. How long will it take the object to reach the velocity of 20 meter per second? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन बनता है। इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है ना vi इज इक्वल टू 4 और एक्सीलरेशन 2.5, टाइम हमने फाइंड करना और vf भी उसने स्पीड सेकंड वेलोसिटी भी दे दी 20 मीटर। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 9 से बच्चे पढ़ रहे vf इक्वल टू a + 80, vf जो है 20, vi 4.5 और a जो है वो 2.5, टाइम हमने फाइंड करना है। 4.5 को इधर ले आकर मनफी करेंगे तो 20 माइनस 4.5 15.5 2.5 टी को अब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 6.2 सेकंड। गालबन इसका भी आंसर थोड़ा सा गलत, उन्होंने 7.2 दिया, करना ये डिवाइड करने में 6.2 सेकंड ही आता है। क्वेश्चन नंबर 14 इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद एन इनिशियल करंट ऑफ 1080 milliampere, the temperature in the components decreases from 20% to 70%, 17% to 14%. Assuming that E temperature decreases is caused by a decrease in the initial current. What is the value of the current at fourth measurement? इस क्वेश्चन का भी आंसर ना बुक वाला नहीं आ रहा और कोई यानी कि जो हमने निकाला वो और है। तो बहरहाल हमने कोशिश की है कि बेहतरीन है, लेकिन बुक के साथ कोई किसी भी तरीके से कर लें वो आंसर जो है 410 है तो ये 622 निकलता है। तो बुक के साथ इसका आंसर कंसाइड नहीं करता। अब इनिशियल करंट उसने दिया हुआ है 1080 मिलीएम्पियर। अब डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेंज 20% टू 17% टू 14% है। तो फर्स्ट स्टेज में जो है I2 फर्स्ट टू सेकंड यानी कि कैसे निकलेंगे, सेकंड करंट जब पहले फेज से दूसरे फेज में जाएगा तो 20% टू 17%। तो ये I1 और I1 का मतलब है कि 1080 और इसकी रेशियो 17/20 हो जाएगी तो वो 0.85 है, 0.85 से मल्टीप्लाई किए तो 918 मिलीएम्पियर सेकंड करंट I2 आएगा। I3 जो है सेकंड से थर्ड में जाएगा यानी कि वो भी 17 से 14%, यानी कि 3% वो कम तो कर रहा है लेकिन ये रेशियो कॉमन नहीं सेम आ रहे। तो अब सेकंड का फिर हम अलहदा करेंगे तो I2R यानी कि 918 और ये 14/17, तो इसका मतलब है ये 0.8235, इसको 918 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 मिलीएम्पियर है। अब जो है I4 वो थर्ड से फोर्थ में यानी कि कैसे अगर थर्ड टू फोर्थ, उसने कहा है ना फोर्थ मेजरमेंट हमने फाइंड करनी, तो I4 I3R आ जाएगा। अब I3 हमारे पास 756 है। अब R जो है वो हमारे पास आगे 14 से आगे कोई नहीं है तो हम उसी रेशियो को कंटिन्यू रख लेते हैं तकरीबन, यानी कि ये जैसे पहली 0.85 आई थी तो अब 0.8235, तो ये वो भी तकरीबन 0.8235 ही रेशियो होगी। तो इसको अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्थ स्टेज पे मेजरमेंट 622.5 मिलीएम्पियर। बुक का आंसर ही 410.7 वगैरह मिलीएम्पियर।
Question number 15 is show that the amount of certain sum of money at compound interest of R% per year for any other form is GP। हमने इसको यानी कि हमने इसको जीपी साबित करना है। तो अब इसमें इनिशियल जो मनी है वो सपोज पी हम लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ए इंटू पी 1+R+% की पावर n, या R ओवर 100 की पावर है। अब फर्स्ट ईयर में इनके पहले साल जो है A1 जो है वो क्या आएगा, P इंटू 1/R ओवर 100 की पावर 1 आ जाएगी। सेकंड में सेकंड ईयर के लिए वो यानी कि वो इन्वेस्टमेंट है तो सेकंड ईयर में इसमें स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी इस तरह, क्योंकि उसने R% कह दिया ना पर ईयर। तो A3 तीसरे साल में 1+R ओवर 100 की पावर 3 बनेगी। इस तरह सो ऑन एन ईयर के लिए AN की सिंपल आएगा P इंटू 1+R ओवर n की 100 की पावर n। R% भी सिर्फ लिख सकते हैं या R ओवर 100। तो अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है, ये देखें A2 ओवर A1 करें तो 1+R ओवर 100 आता है। इसी तरह अगर A3 ओवर A2 करे फिर भी 1+R ओवर 100 आता है, यानी कि इसका मतलब कॉमन रेशियो है। इक्वेशन 1 and 2 रेशियो ऑफ एनी टू पॉजिटिव टर्म इज कांस्टेंट, सो दिस फॉर्म जीपी, यानी कि इसमें जीपी लाजमन होगी क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो है।